हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जॉन लॉक के संबंध में है यह टॉपिक। जॉन लॉक जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपसे कहूंगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें तथा मोटिवेट करें। जॉन लॉक के संबंध में यदि हम बात करें तो हमें विदित होगा कि जॉन लॉक एक साधारण शख्सियत नहीं थे। इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, यानी उदारवाद के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं तथा ऐसा माना गया है कि मॉडर्न कंट्री के ढांचे पर जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जॉन लॉक की फिलॉसफी का दिखता है। इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है कि मॉडर्न कंट्री जॉन लॉक के दर्शन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। ये कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को विवेचित किया। मॉन्टेस्क्यू तो बाद में आए तथा प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से समझाया, इतना बेहतर तरीके से स्पष्ट किया कि इनको प्रो कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है। इंग्लैंड की सिविल वॉर, इंग्लैंड के रेस्टोरेशन तथा रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो इनकी फिलॉसफी में देखने को मिलता है। इन्होंने अपने आसपास की चीजों की बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन की तथा इन्हीं सब चीजों को अपने लेखन में ले लिया। राजसत्ता को सहमति पर आधारित होना चाहिए, राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, इस तरह के विचारों का इन्होंने समर्थन किया। और इसका परिणाम मालूम है आपको क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने कहीं न कहीं क्रांति के अधिकारों का पोषण किया तथा एक तंत्र को या राजतंत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारी चुनौती दी। इनके यही विचार इनको एक उदारवादी सहिष्णु विचारक के रूप में स्वीकृत करते हैं और इन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में ये जाने जाते हैं। यही कारण है कि जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है, विशेष पहचान प्राप्त है। यद्यपि ये बात और है कि शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से हॉब्स श्रेष्ठ थे, किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो लॉक का महत्व सर्वाधिक आंका गया है। पश्चिमी यूरोप को ये अपने विचारों की धारा में ऐसा बहा ले गए जिसकी कोई सानी नहीं है। अमेरिका जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था तो वहां के संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा लोकतांत्रिक दर्शन की पृष्ठभूमि को तैयार करने में भी इनका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, या ये कहें कि गौरवपूर्ण स्थान है। राजसत्ता सहमति पर आधारित होनी चाहिए, जनता को कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस तरह के विचार लॉक के उदारवाद की सूचना देते हैं और ये भी बताते हैं कि वैज्ञानिकता को, साइंटिफिक एटीट्यूड को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा सबसे जरूरी बात वो ये कि संवैधानिक शासन प्रणाली को समर्थन किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनके इन्हीं विचारों का प्रभाव इंग्लैंड के कुछ क्रियाकलापों पर भी दृष्टिगोचर हुआ बाद में तथा 1776 यानी 1776 पर भी लॉक के विचारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनके विचारों का असर उसमें देखने को मिलता है। अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनैतिक दस्तावेज है। थॉमस जेफरसन ये तो लॉक के दर्शन के ऋणी थे। यहाँ पर मैं इन नटशेल आपको बता दूं कि थॉमस जेफरसन कौन थे। तो थॉमस जेफरसन संयुक्त राज्य अमेरिका के तृतीय राष्ट्रपति थे तथा अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक माने जाते हैं और ये पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में भी जाने जाते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बहुत सारे बुद्धिजीवियों से इनकी जान पहचान थी तथा लॉक के दर्शन से भी ये प्रभावित थे। इस तरह इन नटशिल में आपको बता दूं कि इसकी जो बैकग्राउंड थी वो ये थी कि अमेरिका के निवासियों ने ब्रिटिश शासन सत्ता के अधिकारों से तथा अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए जो संघर्ष किया वह 1775 में शुरू हुआ और दूसरे वर्ष ही यह एक स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। यानी जो संघर्ष था वो एक कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया और इसका परिणाम ये हुआ
कि इंग्लैंड के जो तत्कालीन शासक जॉर्ज तृतीय थे, उनके साथ किसी भी प्रकार के समझौते की जो आशा थी वो समाप्त हो गई कि इनके साथ, इनकी दमन नीति के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है और पूर्ण संबंध विच्छेद कर लिए गए। 7 जून 1776 यानी 7 जून 1776 को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने प्रायद्वीपीय कांग्रेस के मध्य ये प्रस्ताव रखा कि उपनिवेशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है तथा 11 जून को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखने की जो जिम्मेवारी है या उत्तरदायित्व था वो थॉमस जेफरसन को सौंपा गया। और इन्होंने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा उसमें जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है, क्योंकि जेफरसन ने उपनिवेशों के लोगों की कठिनाइयों को ही नहीं समझा, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा और ये माना कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को तैयार किया जाना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं नेचुरल राइट्स का भी इम्पैक्ट था, जो कि जीवन, स्वतंत्रता, सुख की खोज इत्यादि से संबंधित थे। न्याय की दृष्टि से भी आवश्यकता। संविधानवाद की जो लहर लॉक ने चलाई थी, रूसो ने भी कहीं ना कहीं उसका समर्थन किया, उसमें परिवर्धन किया। ऐसा कहा जा सकता है कि जहां अंग्रेज बुद्धिवादी होने के कारण जनता के अधिकार का लॉक जहां दबी हुई जबान से अनुमोदन करता था, वहीं रूसो ने फ्रांसीसी भावनावादी होने के कारण मानव के अधिकारों की वकालत की। वस्तुतः उदारवाद के आधार स्तंभ के रूप में जॉन लॉक को जाना जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिठानी होगी कि उदारवाद के आधार स्तंभ या जनक के रूप में जॉन लॉक को जाना जाता है। वैयक्तिक स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में ये जाने जाते हैं तथा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध, बुरे शासन के विरुद्ध स्पष्ट विद्रोह करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट अधिकार लॉक के द्वारा प्रदान किया गया। लॉक ने इस प्रकार के विचारों की वकालत की। मानवीय स्वतंत्रता के इस पक्षधर को उदारवाद की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, या ये कहें कि इनको इस तरह का नाम दिया गया है। एबर्स्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित होती है। जॉन लॉक को उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। मैक्सी के शब्दों में यदि कहें तो 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर की गणना राजनीति शास्त्र के अमर विचारकों में की जानी चाहिए, ऐसा मैक्सी महोदय का विचार है। जॉन लॉक के जीवन परिचय के संबंध में यदि इन नटशेल चर्चा करें तो हमें पता चलेगा कि जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में सोमरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता पेशे से एक वकील थे। जब जॉन लॉक की उम्र 12 वर्ष की थी तभी इंग्लैंड में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो गया। इनके पिता 1642 में 1642 में पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना में भर्ती हो गए और स्वयं सेवकों की एक कंपनी के कप्तान भी बने। लॉक ने लिखा है कि जब मुझे कुछ समझने का होश आया तो मैंने अपने आप को तूफान के मध्य पाया। लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। ये बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड पर्सन थे। 1652 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से इन्होंने 1656 में बीए की डिग्री प्राप्त की। 1658 में 26 वर्ष की उम्र में इन्होंने एमए की डिग्री ली। एमए करने के बाद ये यूनानी भाषा, काव्य शास्त्र और दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त किए गए, लेकिन इनका मन वहां नहीं लगा। जो पॉलिटिकल फिलोसोफर का मन था वो तो कहीं और की ही उड़ान ले रहा था। इन्होंने बिशप के रूप में चर्च में प्रवेश पाने का प्रयास किया, किंतु चर्च के कठोर नियम का पालन करना इनकी क्षमता के बाहर था, क्योंकि ये स्वयं ही सहिष्णु व्यक्तित्व के थे, उदारवादी थे। अतः कठोर नियमों से निर्वाह करना इनके लिए संभव नहीं था। इन्होंने लेटर ऑन ऑक्सफोर्ड के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर डेविड टॉमस से चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन का ज्ञान प्राप्त किया, या ये कहें कि चिकित्सा शास्त्र के संबंध में अध्ययन किया और एक अच्छे डॉक्टर बन गए। इसका मतलब है कि ये एक डॉक्टर भी थे, मेडिसिन डॉक्टर थे।
लेकिन 1666 यानी 1666 में एक ऐसी घटना घटी जिसने लॉक के भविष्य को एक नया मोड़ दे दिया या नया डायरेक्शन दे दिया। और उस समय घटना कुछ इस तरह से थी कि उस समय के एक सुप्रसिद्ध राजनेता व्हिग दल के संस्थापक लॉर्ड एशली डॉक्टर टॉमस के पास ऑक्सफोर्ड में इलाज के लिए आए। और ये वही डॉक्टर एशली थे, ये वही लॉर्ड एशली थे जो कि अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर टॉमस, जिनसे लॉक ने मेडिसिन की शिक्षा ली थी। इस तरह से लॉक का परिचय, जॉन लॉक का परिचय लॉर्ड एशली से हुआ। उन्होंने लॉक को ये सलाह दी कि लंदन आकर वह उनके निजी डॉक्टर बन जाएं। 1667 में लॉर्ड एशली के निजी डॉक्टर तथा निजी चिकित्सक एवं सचिव के रूप में इन्होंने कार्य संभाला। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जॉन लॉक निजी चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन नियति इनको कहीं और ही ले जाने की तैयारी कर रही थी। लॉर्ड एशली पार्लियामेंट की ओर से राजा के विरुद्ध, तत्कालीन राजा के विरुद्ध लड़ने वाली सेनाओं के फील्ड मार्शल थे, संसदीय अधिकारों के पक्षधर थे और उदारवाद के परम भक्त थे, यानी उदारवाद के समर्थक थे। 1672 में जब एशली लॉर्ड चांसलर बने तो उन्होंने लॉक को भी ऑब्लाइज्ड किया और विभिन्न शासकीय पदों से सुशोभित किया, विभिन्न शासकीय पद दिए, चूंकि वो उनके निजी चिकित्सक थे। वहां के राजा ने जब एशली को लॉर्ड चांसलर के पद से अपदस्थ कर दिया, हटा दिया, तो लॉक को भी अपने पद से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ा। इसके बाद जो जॉन लॉक थे वो इंग्लैंड नहीं फ्रांस चले गए। इसके बाद जब राजा वहां के एशली से प्रसन्न हुए और उनको पुनः पदासीन किया तो इन्होंने क्या किया कि लॉक को भी अपने पास बुला लिया। लेटर ऑन क्या होता है कि 1681 में 1681 में राजा फिर से एशली से नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रोटेस्टेंट धर्म के अवलंबी थे, धर्मावलंबी थे। और जब वहां की विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, विपरीत समय आता है, तो वे इंग्लैंड को छोड़कर हॉलैंड चले जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड एशली को ये शक था, ऐसी शंका थी कि वहां की सरकार उन्हें पकड़कर ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देगी। यही कारण था कि वे वेश बदलकर छिपकर रहने लगे। और एशली के जाने के बाद जॉन लॉक भी इंग्लैंड में भयभीत रहने लगे, क्योंकि वे एशली के संपर्क में थे। अतः जॉन लॉक को भी भागकर इंग्लैंड से हॉलैंड जाना पड़ा और वहीं से ये विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहे, सक्रिय रहे। स्टुअर्ट वंशीय राजा को गद्दी से उतारने के लिए प्रयत्नशील रहे और विलियम ऑफ ऑरेंज को गद्दी पर बैठाने के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार से सक्रिय भाग लिया। इसका फल ये हुआ कि 1688 ईस्वी की क्रांति जब सफल हुई तो जॉन लॉक को भी इंग्लैंड बुलाया गया तथा उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दिया गया, जिसे लॉक ने स्वीकृत कर लिया या वहीं पर फिर वे रहे। तथा 1704 में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इसके अतिरिक्त 1690 में इन्होंने 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक लिखी। इस किताब के ये लेखक माने जाते हैं। यह इतनी प्रसिद्ध पुस्तक थी कि ऐसा कहा जाता है, वॉहन ने इस पुस्तक के संबंध में लिखा है कि इसके निबंध दुनाली बंदूक की तरह हैं, जिसकी एक नली फिल्मर की ओर और दूसरी नली हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए हैं। जॉन लॉक की इस पुस्तक का प्रकाशन यानी 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट का जो प्रकाशन वर्ष था वह 1690 था। 1690 में इसका प्रकाशन हुआ, किंतु इसकी रचना 1683 में हो गई थी। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि यदि यह उस समय प्रकाशित हो जाती तो बहुत संभव है कि क्रांति की पदचाप उसी समय सुनाई दे जाती, यह सुनाई देती और इसका दंड कहीं ना कहीं लेखक को भोगना पड़ता, क्योंकि जो राजा है वो क्रांति कभी नहीं आने देता। इस ग्रंथ में 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, उसका सैद्धांतिक आधार इसमें प्रस्तुत किया गया था। पीटर लॉसलेट ने इसके संबंध में ये लिखा है कि इसमें भावी क्रांति की मांग की गई है, न कि घटित क्रांति को उचित सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से ये जो इनकी पुस्तक थी वो महत्वपूर्ण थी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर।